हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कुदरत जब अपना रूप दिखाती है तो इंसान की रूह तक कांप जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एंडीज की पहाड़ियों में क्रैश होता है। जहां ना तो खाना था और ना ही पीने के लिए पानी, तो बचे हुए पैसेंजर्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता था खुद को जिंदा रखने के लिए, और वो रास्ता था अपने ही मरे हुए साथियों का गोश्त खाना। कैसे उन पैसेंजर्स ने हर पल मौत के साथ लड़ते हुए गुजारा, आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो में। 12 अक्टूबर 1972 क्रास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूरुग्वाई मोंटेविडो। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन नाम के कुछ प्लेयर्स रग्बी खेलने के लिए सैंटियागो जा रहे थे। यूरुग्वाई से सैंटियागो जाने के लिए एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज बुक किया जाता है। प्लेन में प्लेयर्स के साथ साथ उनके कुछ रिलेटिव भी जा रहे थे मैच देखने के लिए, क्योंकि प्लेन में काफी सारी सीट्स खाली थी। कुल मिलाकर 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स प्लेन में सवार हो जाते हैं। आमतौर पर यूरुग्वाई से सैंटियागो जाने के लिए सिर्फ 3 ही घंटे लगते हैं, लेकिन रास्ते में आती हैं एंडीज की माउंटेन रेंज। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। यही पहाड़ियां हमारी कहानी में आगे चलकर पैसेंजर्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली हैं। प्लेन ने यूरुग्वाई से टेक ऑफ करना था। इसने यूरुग्वाई से मोंडेजा में स्टे करना था। इसके बाद यहाँ से सैंटियागो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरनी थी। मौसम की खराबी की वजह से कैप्टन ने डिसीजन लिया कि हम मोंडेजा में ही रात रुकेंगे। अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 मौसम अब भी वैसा ही था। कैप्टन ने कहा दोपहर तक देखते हैं, हो सकता है मौसम में कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन मौसम दोपहर तक वैसा ही रहा। तो फाइनली खराब मौसम में ही दोपहर 2:18 पर फिर से प्लेन सैंटियागो के लिए उड़ान भरता है। सैंटियागो के सफर में प्लेन को एंडीज की खतरनाक पहाड़ियों को पार करना था। पायलट ने 29 बार इन पहाड़ियों से प्लेन गुजार चुका था। इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसने खराब मौसम में भी पहाड़ियों को पार करने का डिसीजन लिया। ये प्लेन तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि पायलट को आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और कुछ भी ना दिखाई देने की वजह से पायलट सिर्फ प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पर ही डिपेंडेंट था। पायलट ने अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाया। उसे लग रहा था कि वो एंडीज की पहाड़ियों को पार कर चुके हैं, जबकि वो एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर ही मौजूद थे। पायलट ने एटीसी से राब्ता किया और उनसे लैंडिंग की परमिशन मांगी। एटीसी ने कहा, क्या आप एंडीज की पहाड़ियों को पार कर चुके हैं? यहाँ एटीसी भी पायलट की दी गई लोकेशन पर ही काम कर रहे थे। पायलट कह देता है कि हम एंडीज की पहाड़ियाँ पार कर चुके हैं। इसलिए एटीसी ने इनसे कहा, आप 11,500 फुट के अल्टीट्यूड पर आ जाएं। अब पायलट आहिस्ता आहिस्ता प्लेन के अल्टीट्यूड को डाउन करने लगता है। तभी अचानक उसे सामने बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देता है। पायलट फौरी तौर पर प्लेन को ऊपर की तरफ उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन कुछ ही सेकंड में पहाड़ के साथ टकरा जाता है और रगड़ खाता चला जाता है तब तक जब तक वो किसी प्लेन जगह पर आकर रुक नहीं जाता। पायलट की मौके पर ही डेथ हो जाती है। प्लेन की टेल टूटकर अलग हो चुकी थी। 45 लोगों में से सिर्फ 33 लोग ही जिंदा बचे थे, जिनमें बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा चोटें आई थी, लेकिन इनमें 2 लड़के ऐसे भी थे जिनको बहुत कम चोटें आई थी। इनमें एक थे 19 साल के रोबर्टो कनेसा और दूसरे थे 20 साल के गुस्तावो जर्बिनो। ये फौरी तौर पर जख्मी लोगों की मदद के लिए जुट जाते हैं। दूसरी तरफ एक ही घंटे के अंदर अंदर चिली कंट्री में ये खबर पहुंच जाती है कि प्लेन क्रैश हो चुका है, और फौरी तौर पर क्रैश ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन व्हाइट कलर का था और ऐसी जगह क्रैश हुआ था जहाँ चारों तरफ व्हाइट स्नो और आइस मौजूद थी। इस प्लेन को बर्फीली पहाड़ियों में ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम था। 13 अक्टूबर की रात जिंदा बचे पैसेंजर बहुत ही होपफुल थे कि एक ही रात की तो बात है, कल सुबह तक हमें ढूंढ ही लिया जाएगा। इस बर्फीली रात को 5 जख्मी पैसेंजर सरवाइव नहीं कर पाते और उनकी मौत हो जाती है। जिंदा बचे हुए लोगों ने प्लेन की बॉडी को इस्तेमाल किया शेल्टर के तौर पर, ताकि ठंड से बचा जा सके। 14 अक्टूबर 1972 अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाई से अलग अलग प्लेन सर्च ऑपरेशन में लग जाते हैं, लेकिन क्रैश हुए प्लेन का कुछ पता नहीं चलता। बचे हुए पैसेंजर्स लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं प्लेन के ऊपर SOS लिखने के लिए, लेकिन उन्हें जल्दी रियलाइज हो जाता है कि यह तरीका काम करने वाला नहीं है। लगेज का इस्तेमाल किया जाता है, क्रॉस का निशान बनाया जाता है ताकि उनकी तलाश में निकले हुए प्लेन में मौजूद पायलट की नजर पड़े और उन्हें बचा लें, लेकिन बदकिस्मती से ये तरीका भी काम नहीं करता। उस दिन उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 एयरक्राफ्ट ऊपर से गुजरते हुए देखे, जिनको देखकर इन्होंने चिल्लाना शुरू किया और जोर जोर से हाथ हिलाने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और एयरक्राफ्ट चले जाते हैं। अगला दिन 15 अक्टूबर वो रियलाइज करते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए खाना और पीने के लिए पानी की जरूरत पड़ने वाली है। उनमें से एक पैसेंजर ने स्टील की शीट से बर्फ को पानी में तब्दील करने की टेक्निक लगाई और ये टेक्निक काम भी कर गई।
कुछ लोग सीट्स के कवर को और वूल का इस्तेमाल करने लगे ठंड से बचने के लिए। 21 अक्टूबर क्रैश से 8 दिन बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। उन्हें लगता है कि इतनी ज्यादा ठंड में इतने दिन तक जिंदा बचे रहना किसी का नामुमकिन है। इसी दौरान एक सर्वाइवर को जहाज के टूटे हुए मलबे में से ट्रांजिस्टर रेडियो मिलता है। इनमें एक रग्बी प्लेयर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी जानता था। वो लंबी सी तार की मदद से इसे चालू करने की कोशिश करता है और रेडियो चालू हो जाता है, लेकिन इस रेडियो से सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन किया जा सकता था। वो सुन तो सकते थे लेकिन अपना मैसेज भेज नहीं सकते थे। ये रेडियो पर खबर सुनते हैं कि सर्च ऑपरेशन बंद किया जा चुका है, तो ये सुनकर बहुत सारे लोग रोने लगते हैं। 11 दिन गुजर चुके थे, अब जिंदा रहने के लिए खाने की सख्त जरूरत पड़ने वाली थी। इनके पास कुछ चॉकलेट्स, जैम और कैंडीज वगैरह मौजूद थी। वो हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाते थे और वक्त गुजरने के साथ साथ खाना भी खत्म हो रहा था। 3000 फुट की हाइट पर ना तो पेड़ पौधे थे और ना ही कोई जानवर जिनको मार कर खाया जा सके, और कुछ दिन बाद खाना मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। कुछ लोगों ने प्लेन के पार्ट्स को खाना शुरू कर दिया, जैसे सीटों के अंदर लगे कॉटन और लेदर्स को खाने के बाद वो और ही बीमार पड़ गए। ऐसी सिचुएशन में जब खाने के लिए कुछ बचा नहीं था तो इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इन्होंने डिसीजन लिया कि जिंदा रहने के लिए इन्हें अपने ही रिलेटिव और फ्रेंड्स के मुर्दा बॉडी को खाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। 29 अक्टूबर की रात बहुत ही खतरनाक एवलांच आता है। प्लेन पूरे तरीके से बर्फ में ढक जाता है। 8 लोग इस एवलांच की वजह से मारे जाते हैं। बचे हुए पैसेंजर्स की तादाद 45 से घटकर अब 19 रह जाती है। बचे हुए 19 पैसेंजर्स 2 दिन तक बर्फ खोद खोद कर बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक और बड़ा सा तूफान इनकी तरफ आ रहा है, तो वो वापस अंदर जाने में ही भलाई समझते हैं और अंदर चले जाते हैं। 3 दिन तक वो अंदर ही रहते हैं। 3 दिन बाद जब वो बाहर आते हैं तो मौसम एकदम साफ होता है। उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें बचाने के लिए अब कोई नहीं आने वाला। उन्हें जिंदा रहने के लिए खुद ही एफर्ट्स करनी होंगी। इनमें 2 सर्वाइवर कनीजा प्रादो और विजिटिन दोनों ही स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर थे। इन्हें खाना, पानी और ठंड से बचने के लिए कपड़े दिए जाते हैं और मदद तलाश करने के लिए भेजा जाता है। ये दिन था 15 अक्टूबर। क्रैश के 33 दिन गुजर चुके थे। कुछ देर चलने के बाद इन्हें प्लेन की टूटी हुई टेल मिलती है, जिसमें खाना, पानी और ठंड से बचने के लिए कुछ कपड़े मिलते हैं, और इन्हें मिलता है एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो सिस्टम, जिससे ये खबर सुन भी सकते थे और अपना मैसेज भेज भी सकते थे। इसे चालू करने के लिए उन्हें एक बैटरी की भी जरूरत थी, तो उन्होंने वहाँ एक बैटरी को भी ढूंढ लिया। अब मसला ये था कि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट AC में काम करता है, और जो बैटरी थी वो 24 वोल्ट DC की थी। इन्हें कनेक्ट करने का इनके पास कोई जरिया नहीं था, इसलिए ये उम्मीद भी जल्द ही टूट जाती है। जिंदा रहने के लिए वो वेस्ट की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। 11 अक्टूबर 1972 क्रैश के 59 दिन गुजर चुके थे और एक और एवलांच आता है, जिसमें 3 लोग और मारे जाते हैं। बाकी बचे हुए लोगों में सिर्फ 3 बहादुर आदमी प्राडो, कनेसा और विजिटिन पहाड़ियों पर चढ़कर रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं। वो 3 दिन तक क्लाइंबिंग करने के बाद एंडीज की पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उनका एस्टिमेट कितना गलत था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। चौथे दिन विजिटिन खाने की कमी की वजह से डिसीजन लेता है कि वो क्रैश पॉइंट पर वापस चला जाएगा। बाकी बचे 2 पैसेंजर में से एक प्राडो दूर तक नजर दौड़ाते हैं तो इन्हें एक पहाड़ी नजर आती है जिस पर बर्फ मौजूद नहीं थी। ये दोनों हिम्मत ना हारते हुए आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और 9 दिन तक मुसलसल चलते रहते हैं और आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां नदी के किनारे उन्हें इंसानों की कुछ प्रेजेंस दिखाई देती हैं और नदी की तरफ 3 लोग घोड़े के ऊपर सवार दिखाई देते हैं। वो इनकी तरफ ही देख रहे थे। ये उसे इशारा करते हैं और चिल्लाते हैं। वो आगे से इशारा करता है, टुमारो, मैं कल दोबारा आऊंगा। और अगले दिन वो दोबारा आता है और अपने साथ लेकर आता है पेपर पेंसिल। वो पत्थर की मदद से पेपर पेंसिल इनकी तरफ फेंकता है और पहली बार प्राडो को अपना मैसेज दूसरी दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिलता है। वो पेपर पर अपना मैसेज लिखता है और उनकी तरफ वापस फेंकता है। वो आदमी उस मैसेज को पढ़ता है और मदद लेने के लिए दूसरे शहर चला जाता है, जहां वो जाकर आर्मी कमांडो को ये खबर सुनाता है। और जब कैलकुलेशन की जाती है तो पता चलता है ये दोनों क्रैश पॉइंट से 61 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, वो भी पैदल सफर करके। तो फाइनली 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिन बाद इन दोनों की मदद से बाकी सर्वाइवर को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। प्राडो और कनीसा इस कहानी के रियल हीरो बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।